उस्मान को वहीं बिठाकर मैं दोबारा इसी लंबी लंबी घास का अजाब झेलता तेज़ रफ्तारी से साहिल की तरफ बढ़ गया। साहिल पर मैं बेचैनी से समुंदर पर नजरें जमाए बैठा था जब मुझे दूर लहरों की रविश पर एक गन बोट हचकोले लेती नजर आई। साहिल नज़दीक होने की वजह से इसके इंजन बंद थे। 3 बार इस तरफ से टॉर्च रोशनी हुई, जिसके जवाब में मैंने भी वही अमल वक्फे वक्फे से दोहराया और इसके साथ ही मुझे कुछ साये समुंदर में उतरते नजर आए जो बड़ी तेज़ रफ्तारी से तैरते हुए इसी सिमत आ रहे थे। एक रबड़ की कश्ती उन्होंने अपने हल्के में ले रखी थी जो इनके साथ ही साथ आगे बढ़ रही थी। साहिल के करीब आकर वो रुक गए और किसी मुमकिन धोखे के पेश नज़र इनमें से एक जवान आगे बढ़ा। साहिल पर आकर मैंने इसे अपने लिबास से पिस्तौल निकालते देखा। फिर वो कदम ब कदम आगे बढ़ा। करीब पहुंचने पर मैं ओट से निकलकर इसके सामने आ गया। हमारे दरमियान चंद अल्फाज का तबादला हुआ और इसने मुतमईन होने के बाद अपने साथियों को बाजू लहरा लहरा कर इशारे किए तो वो सब भी तेज़ी से साहिल पर आ गए। रबड़ की कश्ती खींचकर वो साहिल पर ही ले आए थे। इसमें रॉकेट लॉन्चर थे। बमुश्किल 2 मिनट बाद वो लोग तैयार थे और अब इनकी कमान अमलन मेरे हाथ में थी। मैंने बड़ी फुर्ती से बारी बारी तमाम जवानों को चेक किया और उन्हें लेकर आगे बढ़ गया। उस्मान तक हम लोग करीबन 15 मिनट ही में पहुंच गए थे। खैरियत गुजरी कि मेरे पीछे वहां कोई गड़बड़ नहीं हुई थी और उस्मान भी जूं का तू मौजूद था। हमारे नए साथी जो तादाद में 10 थे चंद मिनट ही में इमारत के गिर्द अगिर्द इस तरह पोजीशन ले चुके थे कि वहां के मकीनों के फरार की कोई राह बाकी नहीं रही थी। हम सब लोग ट्रैगरों पर उंगलियां रखे खास इशारे के मुंतजिर थे। ये इंतज़ार बड़ा हिसाब शिकन था। खुदा खुदा करके वो मुबारक साथ भी आ गई जब दीवारों के साथ साथ फेंके गए टाइम बम्बों ने फटना शुरू कर दिया। चार्ज, मैंने हुक्म दिया। उस्मान का हाथ लीवर पर दबा और दरवाजे के फरखच्चे उड़ गए। जवान तो इसी एक लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे। नारे तकबीर पुकारते हुए अंदर कूद गए। हमने इमारत के एक एक तरफ कमरे में घुसकर अपने अरमान निकाले। हम लोग इमारत के सामने वाले और पिछले हिस्से पर हमला आवर हुए थे जो एक तरह से अलग ब्लॉक की शक्ल इख्तियार किए हुए था। रॉकेट लॉन्चरों से फायर आने लगे थे और यह ऑपरेशन जल्द ही मुकम्मल हो गया था। जब हम 10 मिनट बाद वापस पलट रहे थे तो उस वक्त तक रॉ का मरकज़ अपने तमाम तर मंसूबों समेत खशो खाक के ढेर में तब्दील हो चुका था। लेकिन इससे कबल के हम लोग दुश्मन की लाशों का शुमार करने बैठते हमें यह फिक्र सताने लगी कि जिन धमाकों से लक्ष्मी कांतापुर का जजीरा डगमगा रहा है, जाने कितनी देर में इसकी गूंज भारतीय फौज को सुनाई देगी और बिला वजह हम भी मरने को तैयार न थे। वापसी का सफ़र हमने 2 ग्रुपों की शक्ल में करना था। एक ग्रुप तो नेवल कमांडोज पर मुश्तमिल था और दूसरे में उस्मान और मैं शामिल थे। वो लोग तो साहिल की सिमत में पसपा हो रहे थे जहां एक तेज़ रफ्तार जंगी गनबोट इनकी मुंतजिर थी, जबकि हमारा रुख इस तरफ था जहां माहीगीरों की लॉन्च पर बैठा हमारा साथी बेचैनी से हमारी राह तक रहा था। अभी हम दोनों ग्रुप इस मकाम तक ही पहुंचे थे जहां से हमें अपनी अपनी मंजिल की तरफ अलहदा होना था कि अचानक खिलाफे तवक्का फौजी व्हीकल्स की आवाज़ ने हमारे कदम पकड़ लिए। दूसरे ही लम्हे तमाम जवान अपने हथियार संभाल कर मुख्तलिफ टेकरियों की ओट में मोर्चाबंद हो गए। शायद यहाँ कोई यूनिट डिप्लॉय थी जो हंगामी पैगाम मिलने पर इन लोगों की मदद को आ रही थी। अंधेरे में उन्होंने अपनी हेडलाइट्स बुझा रखी थी। सिर्फ अगली छोटी बत्तियाँ जिन पर पहले ही रंग किया गया था रोशन थी। वो लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते पर एक जीप और एक ट्रक के साथ हचकोले खाते हमारी तरफ बढ़ रहे थे। आगे आगे एक जीप थी जिनमें खड़े एक जवान ने आंखों से दूरबीन लगाई हुई थी। बाकी लोग मुस्तैद बैठे थे और इनके पीछे ट्रक में जिस पर मशीन गन नस्ब थी इसके दूसरे साथी हंगामी मदद के लिए आ रहे थे। मेरी कोशिश यही थी कि हंगामे से गुरेज किया जाए और किसी भी तरह हम लोग इनकी आंखों में धूल झोंक कर वहां से निकल जाएं। लेकिन वो भी खासे होशियार नजर आ रहे थे। हमसे थोड़े फासले पर वो रुक गए। ट्रक से भारतीय फौजी छलांगे लगाकर नीचे उतरने लगे। जीप में खड़ा इनका ऑफिसर इन्हें चिल्ला चिल्ला कर पोजीशन अलॉट कर रहा था। फिर उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से जीप को 3 अतराफ से घेरे में लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बिल्कुल वही अंदाज इख्तियार किया था जैसा अमूमन आर्टरी एडवांस के वक़्त अपनाती है। जीप को एक तरह से टैंक की हैसियत हासिल थी जिसकी आड़ में वो आगे बढ़ रहे थे। ट्रक में लगी मशीन गन के पीछे एक लोहे का टोप नजर आ रहा था। इसे शायद इन लोगों ने कोरंग फायर के लिए यहाँ खड़ा किया था। एडवांस करने वाले सिपाहियों के पास आम नौइयत की ऑटोमेटिक राइफलें ही थीं। ये कोई बाकायदा तैयारी से आने वाली फौज तो थी नहीं। वो लोग तो अचानक हंगामी पैगाम मिलने पर हर अव्वल इमदादी दस्ते की हैसियत से आ गए थे। हमें उम्मीद थी कि असल फौज इनके पीछे आ रही है। अब सिवाय मुकाबले की और कोई चारा नहीं था। मेरे साथ नेवल कमांडोज का ग्रुप कमांडर लेटा था। मेरा इशारा पाते ही वो ट्रक की तरफ रेंग गया।
बाकी जवानों को मैंने ऐसी पोजीशन में बिठा दिया था कि अब एडवांस करने वाले कदम ब कदम इनके नरगे में फंसने के लिए इनके नज़दीक से नज़दीक तर होते जा रहे थे। मैं खुद अंदाजे के मुताबिक इन सरकंडों के झुंड में जा घुसा जहाँ से जीप को गुजरना था। ये सारी कंपनी बमुश्किल 15-20 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। मेरे साथी मेरे सिग्नल के मुंतजिर थे। मैंने ग्रेनेड से पिन निकाल कर इसे फेंकने की पोजीशन में तैयार कर लिया। जैसे ही बदकिस्मत जीप मेरी रेंज में आई, मैंने अल्लाह को याद किया और पहला ग्रेनेड इस पर उछाल दिया। फिर यके बाद दीगरे 2 और ग्रेनेड भी परखच्चे उड़ाती जीप पर उछाले, जो बहुत बड़े गुब्बारे की तरह फटकर अपने सवारों समेत मुंतशिर हो चुके थे। यही रद्द अमल दूसरी तरफ इस ट्रक के साथ ग्रुप कमांडर ने दोहराया। इसके साथ ही हमारे जवान कहर बनकर देवता बनकर इन पर आग उगलने लगे। महज 3 या 4 मिनट में तेज तरीन कार्रवाई ने इनका नामो निशान मिटा दिया था। अब वहाँ झुलसती हुई जमीन थी, आग में धड़ाधड़ जलते ट्रक और जीप के ढांचे, या फिर कहीं औंधे कहीं सीधे मुंह पड़ी भारतीय सिपाहियों की हैरत ज़दा लाशें थीं। इन बेचारों को बमुश्किल ही चंद गोलियां फायर करने की मोहलत नसीब हुई थी। मेरे दोस्त मेरे गिर्द अगिर्द जमा थे और अगले हुक्म के मुंतजिर थे। खुदा हाफिज दोस्तों, मैंने इनके ग्रुप कमांडर के पीठ पर थपकी देकर उन्हें आगे बढ़ाया। जाते वक्त उन्हें सिर्फ हम दोनों की फिक्र अमनगीर थी, क्योंकि हम दुश्मन के ऐन दरमियान से गुजर कर जा रहे थे, जबकि वो समुंदर की पनाह में किसी हद तक महफूज थे। रात के वक्त सिर्फ खास नौइयत के जहाज़ों के और कोई जहाज़ उन्हें खोजने से कासिर थे, और जब तक दुश्मन की नेवी के देवहैकल जहाज़ इनकी खबर लेने को आते, वो अपनी तेज़ रफ्तार हल्की फुल्की गन बोट में महफूज पानियों तक पहुंच जाते। हमारे देखते ही देखते वो अंधेरे का हिस्सा बनकर गायब हो गए। अब मैं और उस्मान अपनी लॉन्च की तरफ जा रहे थे। हमारे पास 2 स्टीन गन्ने या फिर कुछ हैंड ग्रेनेड्स और एक आध धुआं पैदा करने वाला बम था। दोस्तों से अलहदगी के वक्त ये बात मेरे जहन में थी कि हम बुरी तरह घेरे में आ चुके हैं और लॉन्च तक पहुंच जाना कोई इतना आसान नहीं था। दुश्मन इस इलाके के 1-1 इंच ज़मीन सूंघता फिर रहा था। उस्मान को मैंने कुछ मखसूस दाव बताकर अपने ताकुब में लगा लिया था और ख़ुद इसके आगे आगे चल रहा था। हमारे दरमियान कुछ फासला बहरहाल मौजूद था। वापसी के लिए हमने पहले से मुकर्रर करदा रास्ता अपनाया था, क्योंकि इस रास्ते को मद्देनज़र रखकर हमने अपनी हिकमत अमली तरतीब दी थी, जिस पर हमारी कामयाबी से फरार का इन्हसार था। हमारा एक जांबाज भी इन्हीं रास्तों के आसपास कहीं मौजूद हमारी निगरानी कर रहा था। इसने आखिरी दम तक हमसे पोशीदा रहकर हमारी हिफाजत के फ़राइज़ अंजाम देने थे। ये एक तरह से हमारा पहला दफाई किला था, जिसमें हमें पनाह मिलती और आखिरी दफाई हसार था। लॉन्च पर लगी हुई मशीन गन, जिसके गिर्द हमारा दूसरा मुस्तैद साथी चश्मे बरा था। धमाकों की आवाज़ें यकीनन उन्होंने भी सुन ली होंगी। इसका अंदाज़ा कुछ वही दीवाने लगा सकते हैं जिन्होंने इस कारेज़ार इश्क में कदम रखा हो। हम अभी साहिल के इस मकाम से जहाँ लॉन्च हमारी मुंतजिर थी, वो मुश्किल 1-8 फर्लांग दूर ही थे कि अचानक फिजा थर्रा उठी। हॉल्ट हॉल्ट हमारे चारों तरफ से गूंज सुनाई दे रही थी। हम चारों तरफ से घेरे में आ चुके थे और वहाँ पहले से नाकाबंद फौजी दस्ते के घेरे में फंस चुके थे। सिवाय हथियार फेंकने के और कोई चारा नहीं था, क्योंकि कोई भी गैर मामूली हरकत हम दोनों की जान ले सकती थी। मेरी तकलीद में उस्मान ने भी स्टेन गन फेंक दी और हाथ उठाकर खड़ा हो गया। टार्चों की तेज़ रोशनी ने हमारी आंखें चुधिया दी, और जब हम कुछ देखने के काबिल हुए तो चारों तरफ मुख्तलिफ नौइयत की गन्ने छुपाए भारतीय फौजी दस्ते दिखाई दिए। इनकी आंखों से खून टपक रहा था और वो किसी खास हुक्म के तहत ही अभी तक खामोश थे, वरना हमारी तिक्का बोटी करने के मूड में नजर आ रहे थे। हमने इन्हें मामूली दुख तो नहीं पहुंचाया था। एक झाड़ी की ओट से इनका कमांडर निकलकर सामने आया और देखते ही हम पर हैरतों का समुंदर टूट पड़ा। जी हाँ, वो लम्हा ही ऐसा था। हमारे सामने वर्दी में मलबूस कैप्टन शर्मा खड़ा था। आंजहानी कैप्टन शर्मा, जो हमारे ख्यालों के मुताबिक मशरिक़ पाकिस्तान में ही जहन्नम रसीद हो चुका था। कब्रों से मुर्दे उठने का मुहावरा तो सुन रखा था, लेकिन शमशान घाट से भी राख और हड्डियों में जान पड़ जाती। यही थी वो वाहिद सोच जो इस लम्हे मुझ पर गालिब थी। वेलकम लेफ्टिनेंट अली, एक जहरीली मुस्कुराहट इसके होंठों पर उभरी। सेम टू यू, मैंने बाकायदा अपना हाथ भी मुसाफे के लिए बढ़ा दिया। अचानक इस तरह जिंदा होकर अपनी दानिश में कैप्टन शर्मा ने मुझे बड़ा ज़बरदस्त नफ्सियाती झटका लगाया था, और ये थी भी किसी हद तक हकीकत। अभी तक मैं दरियाए हैरत ही में गोताजन था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो हमारे जवानों के हाथों में से किस तरह बचकर निकल आया था, जबकि मैंने खुद 2 तेज़ रफ्तार कश्तियाँ इसके ताकुब में भेजी थी, और इनके पास कोई ऐसा असला भी नहीं था कि कैप्टन शर्मा और इसके साथी मुकाबले के लिए फरार हो सकें। दरिया के दोनों तरफ हमारी अफवाज मोर्चाजन थी। इस तरह फरार के रास्ते भी मसदूद थे। सिर्फ एक दरियाई रास्ता ही महफूज रह जाता था, लेकिन इस पर भी हमारे बरक रफ्तार जवान इसके ताकुब में थे।
इसके बावजूद मैं इस पर अपने किसी भी अमल से अपनी किसी भी कमज़ोरी का इजहार नहीं करना चाहता था। ये बात यूं भी मेरे शान मर्दानगी के ख़िलाफ़ थी और मेरी तरबियत से तो बिल्कुल ही लगा नहीं खाती थी। अगर मरना ही था तो क्यों ना बावकार मौत कबूल की जाए। गिड़गिड़ाने या इल्तिजाएं करने से दुश्मन अपना फ़ैसला तब्दील करने से तो रहा। फिर इस बात को भी हमेशा मद्देनज़र रखिए कि ये मर्द मोमिन की शान नहीं कि वो दुश्मन से रहम की भीख मांगे। मेरे सर से लाशऊर की ओट ने अंगड़ाई ली। मेरा ये अमल शायद किसी हद तक गैर इख्तियारी भी था। कैप्टन शर्मा ने भी किसी हिचकिचाहट का मुजाहिरा किए बगैर अपना दाएं हाथ आगे बढ़ा दिया। हम दोनों की गिरफ्त में यूं एक तो सख्ती छुपी थी, लेकिन इस अमर का एहसास भी मुझे बहरहाल था कि यहाँ मामला गालिब और मगलूब वाला है। तुम्हारे मुतल्लिक हमें वो कुछ मालूम है जो शायद तुम खुद भी अपने तय नहीं जानते। तुम्हारे जन्म से लेकर यहाँ तक पहुँचने तक के एक एक लम्हे की कहानी, सब कुछ हमारी नज़र में है। मिस्टर अली, मैं अगर चाहता तो तुम्हें बांग्लादेश में ही कुत्ते की मौत मार डालता, लेकिन हमारे भी तुम्हारी तरह कुछ असूल हैं। मेरी बहरहाल ये कोशिश रही है कि मैं कलकत्ता में तुम्हारे ताल्लुकात जान सकूं, और इसमें तुम कामयाब रहे। मैंने इस लम्हे से भरपूर फ़ायदा उठाया। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि हमने तुम्हें सियालदा के बाद मिस कर दिया, लेकिन अब बहरहाल तुम हमारी गिरफ्त में हो। इसने अपने हाथ मूंछों पर फेरे। ये सिर्फ इतफाक है मिस्टर शर्मा, मैं फंकारा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही एक हसीन इतफाक से हम पहले भी दो चार हो चुके हैं, जब तुम्हारी मुखबरी पर तुम्हारे जाले मेरे ताकुब में दरिया खंगाल रहे थे। मैं एक दरख्त की शाखों में बैठा ये तमाशा देख रहा था, और वो बेचारे फ्रीडम फाइटर्स मारे गए। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आज़ादी यूं ही तो मिलने से रही। इस मर्तबा इसने हल्का सा कहकहा भी लगाया था। मिस्टर शर्मा, मैं 15 मिनट से ज़्यादा तुम्हारी कैद में नहीं रहूँगा। मैंने बड़े भरपूर एतमाद से हवा में तीर चलाया, और अपनी बात का रद्द अमल मुझे शर्मा के चेहरे पर एक लम्हे को बदलते रंग की शक्ल में दिखाई दिया। हाँ हाँ, तुम अब ऐसी ही बातें करोगे। एक बुखलाए हुए इंसान से इसी की तवक्का होगी। वो फौरन संभल गया। मिस्टर शर्मा, तुम्हें फौजी नहीं अदब का तालिब इल्म होना चाहिए था। फिक्रे खूबसूरत कह लेते हो। इस दफ़ा कहका लगाने की बारी मेरी थी। उस्मान हम दोनों की सूरतें टुकुर टुकुर देख रहा था। ऐसा जानदार ड्रामा और शानदार डायलॉग इसने पहले कभी नहीं सुने या देखे होंगे। लेफ्टिनेंट अली, तुम्हें 15 मिनट से पहले हम जहन्नम वासिल कर देंगे। इतनी मोहलत को गनीमत जानो। इसकी वजह भी ये है कि ये हमारी दूसरी मुलाकात है, और दुश्मन होते हुए भी हम बहरहाल इंसान हैं। हमारी हाई कमान के अहकाम तुम्हारे मुतल्लिक बहुत सख्त हैं। इतनी मोहलत देने पर मुमकिन है मेरा कोर्ट मार्शल हो जाए, क्योंकि तुमने अभी अभी हमारी गफलत से फ़ायदा उठाकर हम पर बड़ा कारीवार किया है। नाउ गो टू हेल। इतना कहकर वो एक तरफ हट गया। मैंने कंधे उचकाए और इन सिपाहियों के आगे आगे चल दिया, जिन्होंने मेरे पीछे स्टेन गन्स तान रखी थीं। अभी तक शर्मा ने उस्मान की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। मैंने आंखों आंखों में इसे अपने साथ चलने का इशारा किया। उस्मान के कदम भी मेरे साथ उठे। कैप्टन शर्मा और इसके सिपाहियों ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया था। शायद वो यही चाहते थे। उन्होंने हमें एक खुली वैन नुमा जीप में बिठाया। एक सीट पर हम दोनों बैठ गए, और हमारे सामने वाली सीट पर ड्राइवर के साथ एक हवालदार बैठा हुआ था, और हमारे और इनके दरमियान शीशे की दीवार हायल थी। मिस्टर अली, तुम्हें भागने की मुकम्मल इजाज़त है। कैप्टन शर्मा ने मेरा तमस्खर उड़ाया। इसको ये बात कहने और मेरा तमस्खर उड़ाने का पूरा हक हासिल था, क्योंकि हमारे आगे एक जीप और पीछे ट्रक आ रहा था, जिस पर मुसल्ले और चाको चौबंद जवान किसी भी नागहानी आफत का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे थे। मेरे दिल से एक ही दुआ निकल रही थी, खुदाया ये लोग वापसी के लिए वही रास्ता इख्तियार करे जिस पर हमारा साथी हमारा मुंतजिर था। दरअसल हमें चंद लम्हों के लिए मोहलत दरकार थी। सिर्फ चंद लम्हात के लिए अगर फुर्सत मुयस्सर आ जाती तो हम वो कुछ कर गुजरते जिसका तसव्वुर भी कैप्टन शर्मा ने कभी ना किया हो। मेरा खमीर बड़ी नरम मिट्टी से उठा था। मुझे मारना ही नहीं, जीदारों की तरह मरना भी आता था। मेरे लाशऊर में खौफ का शाइबा तक नहीं था। ऐसे अनहोने हालात मेरे लिए कोई अनजानी चीज़ भी नहीं थे। मैं अकेला होता तो यूं गाय की तरह शर्मा मुझे बांध कर न ले जाता। बस एक उस्मान के साथ ने मुझे कुछ ज़्यादा ही मुसलहत पसंद बना दिया था। मैं हर कदम उठाने से पहले अब भी ये ज़रूर सोच लेता था कि कहीं दो बैलों की लड़ाई में उस्मान न पिस जाए। यही वजह थी कि शर्मा को मैंने इतनी देर तक खुश होने का मौका दिया था। लेकिन वैगन नुमा पिकअप में सवार होते ही उस्मान ने बड़ी अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा था। शायद इसने मेरी अंदरूनी कैफियत को भांप लिया था। इसकी आंखें मुझसे कह रही थी, भैया मेरी खातिर अपनी रिवायात को नज़रअंदाज न कर देना। मुझे तो आज या कल बहरहाल अपना मनसब पाना ही होगा। वही मनसब जिसके लिए मैंने ही नहीं, मुझे ऐसी कई माओं के सपूतों ने अपना आप त्यागा है। भाई मेरी परवाह न करना। इसने अंग्रेज़ी में एक सरगोशी इस वक्त मेरी तरफ लुढ़का दी।
जब हमारी गाड़ी किसी पत्थर से नीचे उतरते हुए जरा सी कांपी थी। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे थपकी दी। इस थपकी का खामोश मफहूम जानकर इसने इत्मीनान की सांस भी ली थी। ये एक तरह से कैप्टन शर्मा का एहसास था कि इसने हमारी आंखें और हाथ नहीं बांधे थे। इसकी वजह इसकी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई खुद एतमादी तो थी, लेकिन एक तरह से इस अमर को अंजाम देने में इसकी अनानियत भी आड़े आई हुई थी। इसकी जगह कोई और अफीसर भी अगर इस नफ्सियाती पस मंज़र से गुजरता तो इसका अमल मुख्तलिफ हरगिज़ न होता। हमारी दुआएं मुस्तजाब हुई, शायद इसलिए कि हम नेकी की राह के मुसाफिर थे, बका की लड़ाई लड़ने वाले, या फिर कुदरत को हमारी हालत पर रहम आ गया था। उन्होंने वही रास्ता इख्तियार किया था जिसे वापसी के लिए हम चुन चुके थे। हमें असूलन अब इससे खासी देर पहले अपने साथियों तक पहुंच जाना चाहिए था। अब तक ना पहुंचने का मतलब हमारे साथी बखूबी जानते थे और उन्होंने हालात की संगीनी का अंदाज़ा करते ही अपना काम शुरू कर दिया था। जैसे जैसे हम इस मुकाम से करीब होते जा रहे थे जहां हमारा साथी हमारी वापसी का मुंतज़िर था, मेरे खून की हिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। फिर अचानक मेरी शरियानों में अंगारे तड़पने लगे। उस्मान भी यकीनन कुछ ऐसी ही कैफियत से गुजरा होगा, और जैसे ही जीप ने एक झाड़ियों के झुंड के गिर्द नीम दायरे में घूमकर आगे निकलना चाहा, इस पर जहन्नम का दहाना खुल गया। हल्की मशीन गन की फायरिंग से मैंने फौरन अंदाज़ा लगा लिया था कि हमारा लॉन्च वाला जांबाज भी अपने साथी की मदद को आ गया है, और ये बड़ी बात थी। हमारे हौसले दो चंद हो गए। वैन के ड्राइवर ने खासी मुश्ताकी का मुजाहिरा किया था। इसके ब्रेक अचानक की तरह लगे, जैसे इसने पैडलों की बजाय हैंड ब्रेक का इमरजेंसी इस्तेमाल किया हो। यह धचका हमारे लिए नेमत साबित हुआ था। सामने बैठे दोनों सिपाही हल्के से हिले और आगे की सिमत झुके। हिला तो मैं भी था, लेकिन इस तरह नहीं जैसे वो दोनों। मेरे झटका खाने का भी एक मखसूस अंदाज था, और उस्मान को तो जैसे इल्हाम हो गया था और मैं अब कुछ ना कुछ ज़रूर कर गुजरूंगा। वो तो फरमाबरदार बच्चों की तरह गाड़ी के फर्श पर हम तीनों के कदमों में बिछ गया था। मैं अपने दोनों हाथ फैलाए इनकी तरफ झुका, बिल्कुल ऐसे जैसे इनके मुंह नोच लेने का इरादा हो। हालांकि मेरा कितना ऐसा इरादा नहीं था। मेरे दोनों हाथ जिस शिद्दत से खुले हुए थे, इससे ज़्यादा शिद्दत से बंद हुए। लेकिन यूं ही नहीं बंद हुए थे, बंद होने से पहले दोनों की गर्दनें मेरी हथेलियों और उंगलियों के शिकंजे में कसी जा चुकी थी। उन्होंने संभलना चाहा, लेकिन कहाँ इतनी मोहलत उन्हें कौन काफर देता। दोनों के सर मैंने पूरी कुव्वत से टकरा दिए। अगर उन्होंने फौलादी खोर्द पहने होते तो कोई और बात थी। इनके सिरों पर मोटी कपड़ों की टोपियां थीं, जिनकी हैसियत कागज़ की दीवार से ज़्यादा हरगिज़ नहीं थी। इनके आपस में टकराने से ऐसी आवाज़ पैदा हुई थी जैसी दो मुंहजोर मेंढों की आपस में टकराने से आवाज़ आती है। पहले ही टकराव ने इनके किस बल निकाल दिए थे और इनकी गर्दनें तोरियों की तरह लटक गई थीं। लेकिन हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर मैंने दोबारा इनके भेजे आपस में बजा कर रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। इस अमल को अंजाम देने में बमुश्किल चंद सेकंड्स लगे थे। अभी तक पिछला ट्रक नागहानी आफत से संभलने के लिए अंधे भैंसे की तरह दाएं बाएं हलकोरे खा रहा था। इन गनीमत लम्हों से फ़ायदा न उठाना कुफरान नेमत के मुतरादिफ था। मुझसे पहले उस्मान एक सिपाही की स्टेन गन पर कब्जा कर चुका था। दूसरे की गन उठाने की सादत मेरे नसीब में आई थी। डगमगाती वैन में से हम एक साथ झाड़ियों के झुंड में कूद गए। जिस मकाम पर हम दोनों गिरे और गिरकर संभले थे, वहां से बमुश्किल चंद फीट के फासले पर हमारे साथी ने इन पर जहन्नम का दहाना खोल रखा था। इस तरफ जनाब, इसने अपनी पीठ की तरफ इशारा किया था। इसके लहजे में छुपे सुकून और एतमाद से यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अकेला नहीं, अपनी ज़ात में एक ब्रिगेड था। यह हमारा लॉन्च वाला दोस्त था जिसे दूसरे साथी ने हंगामी मदद के लिए यहीं बुला लिया था। अभी तक वो लोग सिर्फ जीप पर फायरिंग कर रहे थे। पिछले दोनों व्हीकल्स को उन्होंने हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर छेड़ा भी नहीं था, क्योंकि इनके ख्याल में हम इन्हीं दोनों गाड़ियों में से किसी एक में थे। हमारे दूसरे साथी ने हमें बाहर छलांग लगाते देखकर स्टेन गन फेंकी और यके बाद दीगरे वो वैन और ट्रक पर दस्ती बम फेंकने लगा। कैप्टन शर्मा शायद खुद एतमादी का शिकार हो गया था। इसके वहमो गुमान में भी यह बात नहीं आ सकती थी कि इनकी अपनी सरजमीन पर हमारे जाबाज इतनी दीदा दलेरी का मुजाहिरा कर गुजरेंगे। हमारी रिहाई के लिए किसी हमले के इम्कान को इसने रद्द नहीं किया था, लेकिन इस तरह अचानक और इतनी तेज़ी के साथ हमारे दोस्तों की हरकत में आ जाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसकी बड़ी हुई खुद एतमादी ने बिलाखिर इसे मरवा दिया था। उस्मान और मैंने बजाय अपने मोहसिन की हिदायत पर अमल करने के इस तरफ दैट्स वे अपनाया और चंद सेकंड्स में स्टेन गन खाली कर दी। 3-4 मिनट कोई इतना ज़्यादा वक्फा नहीं होता कि बुखलाई हुई फौज रात के अंधेरे में दुश्मन की पोजीशन का अंदाज़ा लगाकर संभल सके। गाड़ियों के जलते ढांचों से कुछ साए चीखते चिल्लाते बाहर ज़रूर गिरे थे, लेकिन उन्होंने मुकाबला करने की बजाय जान बचाने में आफियत जानी थी और वो लुढ़कनियाँ खाते हमसे दूर तर हटते चले गए।
हमने उन्हें शिकार करने में कोई कोताही नहीं की थी। मारना और जिंदा रखना इंसान के बस में नहीं होता, जिसका बेहतरीन सबूत हम खुद थे। वो लोग जो हमें मारने आए थे अब हमारे हाथों बेज़रर कीड़ों की तरह मर रहे थे। मौत को इतना करीब देखकर एक तो इंसान फितरतन दलेर हो जाता है, और जब मौत के मुंह से वो बार बार बच निकले तो ये दलेरी दो चंद हो जाती है। इस रोज़ मुझे पहली बार इस बात का ऐनुल यकीन हुआ कि मारने वाले से बचाने वाला वाकई ज़्यादा कुव्वत रखता है। अभी तक तो हमारा महफूज रहना ही मौजज़ा था, लेकिन इससे ज़्यादा मोहलत की तवक्का रखना पागलपन था। हमने मरने वालों और मरते हुए भारतीय सुरमाओं को इनके हाल पर छोड़ा और अपनी कमीनगाह का रुख किया। मकामी दोस्तों में से एक हमारी रहनुमाई कर रहा था और हम तीनों इसके पीछे पीछे भाग रहे थे। लॉन्च के नज़दीक पहुंचकर मैंने यही समझा कि अब इसमें बैठकर हम ये आबी जहन्नम अबूर कर देंगे, लेकिन अभी मुश्किल से मैंने पहला कदम ही पानी की तरफ बढ़ाया था जब उसी दोस्त की आवाज़ अकब से सुनाई दी। नहीं जनाब, हमें अफसोस है कि मेहमानों को तकलीफ दे रहे हैं। अब ये समुंदर हमारे लिए महफूज नहीं रहा। मुझे फ़ौरन इसकी बात समझ आ गई। इसने वाकई ठीक ही तो कहा था। भला इतनी देर में ये कैसे मुमकिन था कि दुश्मनों ने हमारे फरार की तमाम राहें मसदूद न कर रखी हों। और शुक्रिया मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। इनमें से एक लॉन्च में दाखिल हुआ और मुश्किल से 1.5-2 मिनट बाद इसकी वापसी 2 खुराक के एमरजेंसी थैलों और एक एमुनेशन के थैले के साथ हुई। दोनों थैले हमें थमाकर वो लॉन्च में दोबारा दाखिल हो गया। फिर मैंने स्टार्ट इंजन होने की आवाज़ सुनी और इसके साथ ही समाज से इससे मिलती जुलती एक और आवाज़ टकराई। मेरे कानों ने दोनों आवाज़ें जहन को मुंतकिल कर दी और दूसरे ही लम्हे मैं सन्नाटे में आ गया। जहन का फैसला कुछ ऐसा ही खौफनाक था। जी हाँ, वो कोई आम समुद्री लॉन्च नहीं थी, बहरिया की गन बोट थी। इन गन बोट्स में से एक जो हमें घेरे में लेने के लिए इस साहिली इलाके की तरफ आ रही थी। लॉन्च का रुख हमारे साथी ने खुले पानियों की तरफ कर दिया था। जैसे ही इंजनों ने ताकत पकड़ी, मैंने इसे छलांग लगाकर पानी में गिरते देखा। चंद मिनट बाद वो हमारे करीब मौजूद था। लॉन्च मुंह उठाते सीधी भागी जा रही थी। करीब पहुंचते ही वो भी हमारे साथ साहिल झाड़ियों में दुबक कर बैठ गया। इनके मंसूबे की मुझे फ़ौरन समझ आ गई थी और मैं दिल ही दिल में इस पर अशश कर उठा था। अभी लॉन्च बमुश्किल 100-150 गज दूर ही पहुंची थी जब हमने इसके मुखालिफ सिमत से समुंदर के पानियों से एक गन बोट को उभरते देखा। रोशनी में नहाती हुई गन बोट के अगले हिस्से में नेवी के जवान पोजीशनें संभाले खड़े थे और इसके पहलुओं से मशीन गनों के कहर बरसाने वाली नालियां झांकती दिखाई दे रही थीं। गन बोट के सायरन चीखने लगे। ये वार्निंग थी जो वो लॉन्च वालों को रुकने के लिए दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लॉन्च वालों के कान पर जूं तक न रेंगी तो वो तेज़ी से इसकी सिमत बढ़े। मैं और उस्मान अंधेरे में नजरें जमाए इस नज़ारे में महव थे, जबकि हमारे दोनों मकामी दोस्त बार बार अपने बाजुओं से बंधी घड़ियों में नाचती सुइयों का नज़ारा कर रहे थे। गन बोट अब लॉन्च के इंतहाई करीब पहुंच चुकी थी, इतनी नज़दीक कि हमने नेवी के चुस्त चलाक जवानों को छलांगे लगाकर इसमें कूदते देखा। वो लॉन्च पर पहुंच चुके थे जबकि गन बोट इसके पहलू से लगी इसके सामने से नीम दायरे में चक्कर काट कर इसे रोकने की फिक्र कर रही थी। अभी वो लॉन्च के सामने ही पहुंची थी और हम लॉन्च के साथ इसके टकराव के मुंतजिर थे कि एक कयामत गुजर गई। वो धमाका इतना जोरदार था जैसे किसी बहरी जहाज की बड़ी तोप ने फायर किया हो। धमाका लॉन्च में लगे इस टाइम बम का करिश्मा था जिस पर चंद मिनट का टाइम लगाकर हमारा दोस्त यहाँ बैठा था। लॉन्च के साथ ही गन बोट के भी परखच्चे उड़े थे। हमने नेवी के जवानों को फिजा में गेंद की तरह उछलते और समुंदर में गिरते देखा था। अब हम वही नज़ारा समुंदर में देख रहे थे जो चंद मिनट पहले खुशकी पर देख चुके थे। खुशी से बेकाबू होकर बारी बारी एक दूसरे से लिपट गए। नाओ कम ऑन सर, हमारे साथी ने हमें हकाइक की दुनिया में वापस लाते हुए कहा। वो आगे आगे था और हम इसकी तकलीद में इसके पीछे पीछे झाड़ियाँ, दरख्त, रेत, कीचड़, पानी, सरकंडे बेआब हो गया। पथरीला पहाड़ी सिलसिला, हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। हम तो बस अपनी जान बचाने के लिए दीवानावार चले जा रहे थे। बका का जज्बा तमाम तकालीफ पर हावी था। करीबन पौन घंटा चलने के बाद हमारे अकब में स्याही माइल उंधियारे आसमानों के सीने से धाड़े मारते 2 हेलीकॉप्टर बरामद हुए, जिनके पहलुओं से सर्च लाइट्स की तेज़ रोशनियां भी हमारी सिमत लपक रही थीं। ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स थे जो हमें खोजने चले आए थे। इससे पहले कुछ अलायंस जहाज़ों को हमने समुंदर के खुले पानियों पर मगजमारी करते भी देखा था। दुश्मन ने आबदोज के जरिए हमारे फरार के इम्कानात को भी नज़रअंदाज नहीं किया था। ये जहाज़ खसूसी तौर पर आबदोज का पता लगाने के लिए परवाज़ करते हैं। हम इस वक्त एक जजीरा नुमा पर मौजूद थे जहां आसमान से बातें करती जंगली घास थी और बड़े बड़े नोकीले पत्तों वाले दरख्त, जिनमें से दिन के वक्त भी रोशनी बमुश्किल छिन कर अंदर आती थी। हमारे इर्द गिर्द हेलीकॉप्टर अपनी बेसूद रोशनियां फेंक रहे थे।
हम घास के झुंड में एक दूसरे से लगे दबक कर बैठे इसी का एक हिस्सा देख रहे थे। 2-3 चक्कर काट कर और अपना खासा पेट्रोल फूंकने के बाद हेलीकॉप्टर वापस इसी तरफ चले गए जिस तरफ से आए थे। हमारा सफ़र फिर शुरू हो गया। मेरी तरह उस्मान की मालूमात भी इस इलाके के मुतल्लिक ना होने के बराबर थी। सिर्फ हमारे मकामी साथी ही थे जिनके इशारे पर हम आंखें बंद करके अमल कर रहे थे। सुपहदा शहर नमूदार होने तक हमारा ये अंधेर सफ़र जारी रहा। हमने शायद 15-20 मील का फासला तय कर लिया था और अब तक रास्ते में बमुश्किल 2 दफ़ा ही किसी आबादी के करीब से गुजरे थे, अगर वो वाकई आबादी थी। ये आबादियाँ झोंपड़ियों की शक्ल में होती थी, शायद माही गिरों की बस्तियाँ थीं। पूह फटने तक हम एक महफूज ठिकाने पर पहुँच चुके थे। ये खुश किताए ज़मीन था जिस तक पहुँचने के लिए हमें कमर कमर तक पानी से गुजर कर यहाँ आना पड़ा था। रास्ते में भी कई जगह घुटनों घुटनों पानी से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन इस मरतबा मामला ज़रा मुख्तलिफ था। पानी में कदम रखते ही मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं कांटों की सेज पर चल रहा हूँ। यकीनन बाकी दोस्तों का भी यही हाल होगा। ये कांटे पाँव से अब ऊपर की तरफ चलने लगे थे और अपने साथ वो ऐसी टेसें भी लिए हुए थे जो मेरी टांगों से उठ रही थीं। ये तकलीफ अब कमर तक आ पहुंची थी, लेकिन खुशकिस्मती से पानी के अंदर ही थी। पानी से बाहर वाला जिस्मानी हिस्सा इस आफत से महफूज रहा। मेरे साथियों ने कई मरतबा बेचैनी से अपने हाथ जिस्मों पर मारे थे, लेकिन इस चक्कर में जब एक थैला गिरते गिरते बचा तो वो भी इस्तकामत से मेरी तकलीद करने लगे। खुराक वाला थैला मैंने उठा रखा था, जबकि एमुनेशन वाला एक मकामी दोस्त ने, उस्मान और दूसरे दोस्त ने स्टेन गन्ने सरों से ऊपर कर रखी थी। ये अजाब हमने करीबन घंटा भर तक झेला। खुदा खुदा करके इस जानलेवा मुहिम का आखिर खात्मा हुआ। जजीरे पर पहुंचते ही मेरे साथी बेदम होकर गिर पड़े। मेरे उसान अलबत्ता बहाल थे। सुबह की आमद का मुजदा सुनाती किरणें पानियों को चूम चूम कर इन पर मचल रही थीं और दूर दूर तक पानी फैला अब मोतियों का ऐसा जजीरा दिखाई देने लगा था जिसकी लहरें नगीनों से तराशी गई थीं। हमारे झिलमिलाते अक्स पानी में लरसते संभलते हमारे साथ साथ यहाँ तक चले आए थे। दरख्तों के एक झुंड में हम दायरे की शक्ल में बैठ गए। दोनों थैले हमारे सामने रखे थे। मैंने खुराक का थैला खोला जिसमें 2 बोतल पानी, खुश्क गोश्त के कुछ पार्चे, शिकारी चाकू, एक टॉर्च, माचिस, जहर से तदराक की गोलियां और सिगरेट का एक टीन मौजूद था। गोया कि हमारे पास पीने के लिए पानी की 2 बोतलें ही थीं। खाने को गोश्त के कुछ पार्चे और चंद 100 गोलियां थी स्टेन गन की। यहाँ हमारा क़याम इन हालात में कब तक रहेगा, इसके मुतल्लिक कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती थी। हमारा वायरलेस लॉन्च के साथ ही तबाह हो चुका था और टेलीपैथी का माहिर हम में से कोई नहीं था कि दूसरी तरफ कोई पैगाम पहुंचा सके। ना ही हमारे कोलकाता के साथियों में कोई ऐसा साहिब कशफ व करामत मौजूद था जो अपने इल्म के ज़ोर से हमारी कसम पुरसी और दरबदरी की खबर ला सकता। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।